नमस्कार दोस्तों। टीआर जितेंद्र परमार में आपका स्वागत है। आज हम मेडिक्लेम कार्ड है वो कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो राजस्थान सरकार के सभी विभागों के सरकारी कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई है, जिनका एनपीएस कट रहा है, वो सारे कर्मचारी मेडिक्लेम कार्ड बना सकते हैं और सबको मेडिक्लेम कार्ड बनाना भी चाहिए, क्योंकि इसमें 3 लाख तक का आपको बीमा कवर मिलता है। तो वो कैसे बनाएं, जैसे कि आप चाहे पुलिस विभाग में हो, चाहे आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो, चाहे आप मेडिकल डिपार्टमेंट में, किसी भी आप डिपार्टमेंट में हो राजस्थान सरकार में, अगर आप सरकारी कर्मचारी हो और आपकी नियुक्ति है वो 1 जनवरी 2004 के बाद हुई है, तो आपको मेडिक्लेम कार्ड जरूर बनाना चाहिए। तो वो कैसे बनाते हैं उसका प्रोसेस अपन देख लेते हैं। तो ये जो SIPA पोर्टल है, जो वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इंडिया की, तो ऑफिशियल वेबसाइट खोल ली है। यहाँ से अपन ने जैसे वेबसाइट खोली तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है मेडिक्लेम पॉलिसी प्रपोजल फॉर्म, तो इस पर ओके कर लेते हैं। ये जो फॉर्म है वो आपको ऑफलाइन देना है, ऑनलाइन बनने का भी कोई प्रोसेस नहीं है। तो जो इस फॉर्म को अपन को डाउनलोड कर लेना है। जैसे अपन डाउनलोड करेंगे तो अपने पास जो फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्म डाउनलोड हो गया है। यहाँ पर आपको जो प्रस्ताव मेडिक्लेम पॉलिसी के लिए डेटाबेस है, तो परिवार का विवरण, ठीक है, फैमिली डिटेल्स ऑफ मेडिक्लेम पॉलिसी डाटाबेस देनी है। तो यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा नहीं भरना है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म है। सिर्फ आपको नाम पता यही देना है, आपको नाम देना है, ठीक है, पिता पति का नाम। यहाँ पर आपकी कार्यग्रहण तिथि आ जाएगी, वर्तमान जो वेतन है वो आ जाएगा, और न्यू पेंशन योजना नंबर में आपको यहाँ पर प्राण नंबर डाल देने हैं, ठीक है। और बीमा विभाग द्वारा UID नंबर, मतलब आपकी जो एम्प्लॉय ID है, ठीक है, RJDU या फिर RJUD जो भी हो, वो आपको यहाँ पर डाल देनी है, आपका डेट ऑफ बर्थ, वर्तमान पद, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डेजिग्नेशन डाल देना है, वर्तमान पद आपका, आहरण वितरण अधिकारी का जो पद है, जैसे आप शिक्षा विभाग में था, PO का है, या फिर आपके जो भी DDO है वो उसका पद आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक। आवासीय पता, इसके बाद यहाँ पे फैमिली डिटेल्स डाल देनी है। तो अपन टोटल 6 फैमिली डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। तो किन किन को ऐड कर सकते हैं उनके संबंध में भी यहाँ पे नोट दे रखा है कि परिवार सदस्यों में 21 वर्ष की उम्र तक के 2 बच्चे, ठीक है। तो 21 साल से अगर ज़्यादा है बच्चों की शादी तो वो परिवार में नहीं गिने जाते हैं। यदि माता पिता की सम्मिलित आय 2,000 रुपये से कम है और आप पर ही आश्रित है, तो इसके लिए आपको एक अलग से शपथ पत्र बनवाना है। तो आप एक सादे कागज़ पे भी लिख सकते हो कि हमारे जो मतलब माता पिता है वो आप पर ही आश्रित है, और ये आप लिख कर DDO से वेरीफाई करवा सकते हो, और इसका एक अलग से आप एफिडेविट भी बनवा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे परिवार सदस्यों के स्टाम्प साइज के फोटो है वो आपको स्टाम्प साइज के लगाना है, टिकट साइज का वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे कि आपका, ठीक है, पति पत्नी 2 बच्चे आ जाएंगे और माता पिता, कुल मिला के 6 परिवार अपन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका नाम और उम्र, और जो भी फोटो लगाया उसके नाम और उम्र नीचे आपको डाल देना, ठीक है। सब पे आपको कर्मचारी के हस्ताक्षर करने हैं, ठीक है। जो एम्प्लॉय है उसके हस्ताक्षर सारे फोटो पर करने अनिवार्य है। इसके बाद आपको ये घोषणा पत्र है वो भर देना है, और यहाँ पर आहरण वितरण अधिकारी का साइन करवा देना, यहाँ आपके साइन हो जाएंगे, और यहाँ पे दिनांक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अतिरिक्त संयुक्त उप निदेशक, ये जो काम है वो बीमा विभाग का है, ठीक है। उसके बाद ये अपने जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली भर लिया। ये सिंपल सा फॉर्म है। फॉर्म भरने के बाद ये अपने को आपको वेबसाइट्स पे भी मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके इसको भर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, जो फॉर्म है स्टेशनरी पे भी मिल जाएगा और वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके साथ उससे पहले आपको आपके जो GPF कार्यालय है वहाँ से आपको एक परिचय पत्र मिलेगा। वो परिचय पत्र और ये फॉर्म दोनों साथ में जमा करवाने हैं, ठीक है। तो वो जिससे वो जो परिचय पत्र है वो आपको किसी भी दुकान पे नहीं मिलेगा, वो आपको सिर्फ GPF जो कार्यालय है वो वहीं से मिलेगा। तो वो अपन परिचय पत्र भी देख लेते हैं, उसका फॉर्मेट कैसा है। तो ये जो फॉर्मेट है वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख नहीं रहा है थोड़ा। तो यहाँ पर भी आपको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी नाम, जन्मतिथि, ID नंबर, जो आपकी एम्प्लॉय ID है वो डालनी है, श्रेणी, स्थायी पता, प्रथम नियुक्ति तिथि और वेतन श्रृंखला डालनी, ठीक है। यहाँ पर आपके जो एम्प्लॉय है, मतलब जो अप्लाई कर रहा है उसका फ़ोटो आ जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी है कि किस किस के फ़ोटो आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप जो हस्ताक्षर है वो DDO के करने हैं, और सभी फ़ोटो पर आपके साइन करने अनिवार्य है।
तो ये जो परिचय पत्र है वो आपको आपके जीपीएफ कार्यालय से ही लेना है, और वो फॉर्म जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले, वो दोनों फॉर्म ये आपको जीपीएफ कार्यालय में जमा करवा देने हैं। तो यहाँ पर आपके आहरण वितरण डीडीओ के साइन हो जाएंगे, और उस फॉर्म पे भी एक डीडीओ के सिग्नेचर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपके माता पिता या फिर आप सास ससुर जिसका भी ऐड करना चाहते हो, उसके लिए आपको अलग से शपथ पत्र साथ में संलग्न करना है इस फॉर्म के साथ में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसका जो फॉर्म कंप्लीटली भर के आपको जीपीएफ कार्यालय में ऑफलाइन जमा करवाना है। इसका ऑनलाइन जमा करवाने का कोई प्रोसेस नहीं है। तो आपको क्या करना है कि ऑफलाइन इसको जमा करवाना है। आप जैसे ही ऑफलाइन जमा करवा दोगे, उसके 7 या 8 दिन बाद आपके लेमिनेट होके आपका जो मेडिक्लेम कार्ड है वो आपके पास आ जाएगा। तो वो आपको वहाँ ऑफिस से ही कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो उसके जो क्वेश्चन आंसर है, मतलब आपके जो डाउट है उसके बारे में अपन देख लेते हैं कि ये जो मेडिक्लेम कार्ड है वो प्रमोशन के अंदर भी बनवा सकते हो आप। कोई स्थायीकरण होना आवश्यक नहीं है। जैसे आपके एनपीएस कटते, अब कोई भी सरकारी कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई है, वो बनवा सकते हैं। आप प्रमोशन में हो तो भी बनवा सकते हैं। अगर आपका ट्रांसफ़र भी हो जाता है तो भी आप एक जिले से दूसरे जिले में चले जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप जो है मेडिक्लेम कार्ड पर कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये राज्य बीमा प्रावधि निधि विभाग द्वारा ये ऑर्डर जारी किया गया है 14/10/2020 को, ठीक है। तो ये लेटेस्ट ऑर्डर है, पुराना भी नहीं है। तो यहाँ पर लिखा गया उपयुक्त विषयांतर का संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि मेडिक्लेम योजना से संबंधित जो भी एफएक्यू में संशोधन कर एफएक्यू की हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के हेतु संलग्न कर भिजवाई जा रही है। तो यहाँ पे जो अपने क्वेश्चन आंसर है वो अपन देख लेते हैं क्या क्या अपने क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या डाउट है। तो जो राज्य मेडिक्लेम योजना किन कर्मचारियों पर लागू हुई थी? ये जो 1/1/2004 से नियुक्त राज्य सरकार के सभी कर्मचारी परिवीक्षा काल से ही लागू है। तो ये प्रमोशन के अंदर भी आप मेडिक्लेम कार्ड बना सकते हो और जो मेडिक्लेम की जो योजना है उसका फ़ायदा उठा सकते हो। उसके बाद जो इसके प्रीमियम है वो राज्य सरकार वहन करती है और 3 लाख तक का प्रीमियम होता है, ठीक है। यहाँ पे 3 लाख दे रखा है। उसके बाद आपके जो जो भी क्वेश्चन है वो आप इस परिवार की क्या परिभाषा है, महिला कर्मचारी के लिए आश्रित परिवार परिजन की परिभाषा क्या है। तो बहुत सारे महिलाओं के क्वेश्चन होते हैं कि वो सास ससुर है या फिर अपने माता पिता में किसको ऐड, माता पिता को ऐड कर सकती है नहीं कर सकती, परिवार में शामिल कर सकती है। तो यहाँ पे जिसका आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो हॉस्पिटल की लिस्ट है वो वित्त विभाग की वेबसाइट पर आप देख सकते हो। मैं आपको जो लिस्ट है वो भी अपलोड कर दूंगा। इसके बाद है नकद विहीन सुविधा किन बीमारियों से प्राप्त है। तो आप जब भी हॉस्पिटल में जाओ आपको जो कैशलेस सुविधा मिलेगी, आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा था। वो उसके लिए कुछ जो गंभीर बीमारियां हैं 7 गंभीर बीमारियों पर ही लागू है, ठीक है। उसके अलावा जो भी आप 24 घंटे से ज़्यादा आप एडमिट रहते हो तो उसके लिए आपको उस टाइम एट ए टाइम आपको पैसा पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको गवर्नमेंट पे कर देगी। उसके बाद यहाँ पर है कि जो राज्य मेडिक्लेम दावे का पुनर्प्राण करने आपको 90 दिन के अंदर, आप जब भी बीमार होते हो हॉस्पिटल में भर्ती हो, उसके बाद आप जब भी सर्टिफिकेट मिलेगा आपको फिटनेस का, तो उसके 90 दिन के बाद आप 90 दिवस के अंदर 90 दिन के अंदर आपको ये जो है वो ऑनलाइन दवा प्रस्तुत करना होगा 90 दिन। उसके बाद आपको क्या गैर अनुमोदित चिकित्सालय के दावे का पुनर्प्राण दे है, उसके लिए भी क्वेश्चन नंबर 17 है, उसका आंसर पूरा दे रखा है कि वो उसकी क्या क्या परिस्थितियाँ है, ये कब पॉलिसी के जो लाभ है वो कब दे नहीं है, उसके भी पॉइंट वाइज यहाँ बना रखे हैं, तो वो आप उसको रीड कर सकते हो। उसके बाद अपन जैसे ही नीचे स्क्रॉल करते हैं, एक चीज़ होती है कि टीपीए। ये टीपीए क्या है? थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेट कौन सी संस्था है, उसका जो एड्रेस है वो पूरा यहाँ पर दे रखा है। तो ये ही डिसाइड करती है कि आपको जो पैसा है वो कितना दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या योजना के अंदर अंतर्गत प्रसव लाभ प्राप्त है, तो उसका जो आंसर है वो यहाँ पर दे रखा है कि CGHS पैकेज के दरों पर प्रसव लाभ दे है, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है कि कोविड के अंदर जब आप उपचार करवाओगे तो उसकी पॉलिसी के अंतर्गत आपको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये जो विभाग द्वारा जारी मेडिक्लेम पॉलिसी 2020-21 1/4/2020 में कोविड-19 के उपचार को पॉलिसी के इमरजेंसी क्लोज में शामिल किया गया है। तो आपकी जो वेतन श्रृंखला के अनुसार यहाँ पर जो चार्ज है वो वसूला जाएगा। आप तो यहाँ पे टोटल 24 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो जिसमें आपके लगभग सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं कि जो भी डाउट है वो क्लियर कर दिया है सारे क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद अपन हॉस्पिटल की लिस्ट भी देख लेते हैं कि कौन कौन से हॉस्पिटल लिस्ट में शामिल है। तो यहाँ पे 1/1/2004 उसके पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारी विद्युत कर्मी एवं
विभिन्न निगम बोर्डों के कर्मचारियों के लिए लागू मेडिक्लेम पॉलिसी में अनुमोदित निजी अस्पतालों की सूची। तो ये अपडेट है 8/5/2019 को अपडेट की गई है लिस्ट। तो यहाँ पे जो भी सारे प्राइवेट हॉस्पिटलों की जो लिस्ट है वो दे रखी है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, ईएनटी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, यहाँ पे सारे जो डिपार्टमेंट है वो सभी की यहाँ पे अलग अलग लिस्ट दे रखी है, अलग अलग ऑर्डर भी निकाल रखे हैं। मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो है, जहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटलों की जो लिस्ट है वो डेट वाइज और वैलिड कब तक है वो भी दे रखा है, और ऑर्डर नंबर भी दे रखे हैं, और ऑर्डर डेट भी दे रखी है। तो ये कब तक वैलिड है ये भी दे रखा है। जैसे उदयपुर के अंदर यहाँ पे है आरावली हॉस्पिटल, तो इसका जो ऑर्डर है वो कब निकला, 16/10/2015 को निकला, और 15/10/2020 को वैलिड है। ठीक है, तो आज सॉरी 19 तारीख हो गई, अरे सॉरी आज, जैसे कि आज 18 तारीख है, तो ये जो इसकी वैलिडिटी है वो 15/10, तो ये जो वैलिडिटी है वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो आपको ये चेक ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे आप जैसे पूरी लिस्ट है दे रखी है, तो आप उसको लिस्ट को देख सकते हो। यदि आप गैर सरकार की तरफ से जो हॉस्पिटल की जो लिस्ट अप्रूव की गई है उसके अलावा हो किसी हॉस्पिटल में भी इलाज करवाते हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक दे रखा है मेडिक्लेम पॉलिसी अपेंडिक्स 5-6 दे रखा है, उसको डाउनलोड करके देख लेते हैं अपन। तो आप इसको जैसे डाउनलोड करोगे यहाँ पे खुल जाएगा, ये फॉर्म खुल जाएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपातकालीन परिस्थिति में अगर गैर अनुमोदित चिकित्सालय में इलाज करवाने जाने पर आपको ये शपथ पत्र है वो देना होगा। यहाँ पे शपथ, यहाँ पे डीडीओ के सिग्नेचर होंगे। ठीक है, इलाज करने वाले चिकित्सक का नाम पद है वो यहाँ पे आ जाएगा, और आहरण आपका जो डीडीओ है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो जो सरकार की तरफ से जो हॉस्पिटल जो अप्रूव किए गए उसके अलावा अगर किसी आप गैर अनुमोदित चिकित्सालय में इलाज करवाते हो तो आपको ये शपथ पत्र देना होगा। ठीक है, एसओसो पोर्टल से अपन कैसे इसको लॉगिन करें वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो आपको आपकी जो एम्प्लॉय आईडी है उससे एसओसो से लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर SIPF आपको शो कर रहा होगा, इस पर अपन क्लिक करके देख लेते हैं। इस पर जैसे क्लिक करेंगे जो SIPF का जो पोर्टल है ऑनलाइन वो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको मैं राज मेडिक्लेम शो कर रहा होगा। तो ये जो पोर्टल है वो अपना ओपन हो चुका है, यहाँ पर राज मेडिक्लेम भी शो कर रहा है। तो अपन यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो 3 लाइन जो शो कर रही है यहाँ पर इस पे ओके कर देते हैं। यहाँ पे ट्रांजैक्शन आ जाएगा, और ट्रांजैक्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पे राज मेडिक्लेम का ऑप्शन आएगा। देखो यहाँ पे आप जैसे ये राज मेडिक्लेम GIF राज मेडिक्लेम का ऑप्शन है, इस पर अपन ओके करेंगे। इस पर जैसे ही ओके करेंगे अपना जो ये वापस लॉगिन कर लेते हैं इसको। तो राज मेडिक्लेम पे अपन को जैसे ओके किया है यहाँ पे, ठीक है, होम से ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन से राज मेडिक्लेम, तो ये पूरा आउटलाइन है। तो अपन यहाँ पर जैसे ओके किया तो यहाँ पे जो एक मेडिक्लेम हेल्पलाइन भी इसको डाउनलोड करके भी आप देख सकते हो। तो एम्प्लॉय की यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएगी आपकी। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पर जैसे कि पेरेंट्स की सॉरी पेशेंट की डिटेल्स आपको जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे पेशेंट जो भी है अपने परिवार में जो जो भी ऐड कर रखे हैं उनके नाम और एज वगैरह सब आ जाएगा यहाँ पर, एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन की लिस्ट डिटेल्स है, वो हॉस्पिटल की जो लिस्ट है वो आप यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी ये सारी हॉस्पिटल की जो लिस्ट है वो लास्ट तक दे रखी है। तो यहाँ से भी आप जो हॉस्पिटल है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। हॉस्पिटल सेलेक्ट करोगे जैसे ही तो यहाँ पर हॉस्पिटल का एड्रेस वगैरह सब यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक्सपेंडिचर डिटेल्स डाल देनी है, पेमेंट डिटेल्स है, बैंक डिटेल्स है, अपलोड डॉक्यूमेंट। तो अपलोड डॉक्यूमेंट में भी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट डालने हैं वो भी यहाँ पर दे रखा है। ग्रुप में मेडिक्लेम कार्ड इशू बाय SIPF डिपार्टमेंट, तो जो SIPF डिपार्टमेंट से जो मेडिक्लेम कार्ड इशू हुआ था वो उसकी कॉपी आपको यहाँ पर डालनी है। सबमिटेड हॉस्पिटल डॉक्यूमेंट लाइक बिल, रिसिप्ट, डिस्चार्ज स्टेटमेंट, वो सारे जो डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे PDF बनाकर एक फ़ाइल में डालने, और यही जो PDF बना जो फाइल आप यहाँ पे अपलोड करोगे वो आपको ऑफलाइन फॉर्म के साथ ही आपको जो आपका GPF कार्यालय है वहाँ पर ऑफलाइन भी जमा करवानी है। उसके बाद आप जैसे कि यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स के अंदर भी आप यहाँ पे दे रखा है TP है। ठीक है, तो मैंने TP अपने जो क्वेश्चन आंसर देखे थे उसके अंदर भी ये था। इसको सिलेक्ट, यहाँ पे 3 लाख तक का जो पैसा है वो आप उठा सकते हो। ठीक है, मतलब 3 लाख तक का बीमा कवर होता है, उससे ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे 3 लाख से अगर ज़्यादा का जो पैसा आएगा वो आपको खुद को वहन करना है। जैसे कि आप यहाँ पे एक मेडिक्लेम हेल्प वाला जो ऑप्शन दे रखा है उसको भी आप डाउनलोड करके जो उसका पूरी इंस्ट्रक्शन है वो देख सकते हो। यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शन आपको मेडिक्लेम हेल्पलाइन में
तो जैसे अपन मेडिक्लेम जो हेल्प उसको पूरा पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे पूरा शो कर रखा है कि आपको जो ऑनलाइन दावा है वो कैसे करना, पोर्टल पे कैसे ऑनलाइन करना है, इसका सारा प्रोसेस यहाँ पर दे रखा है। तो आप ये पूरा प्रोसेस देख सकते हो। और जो आपके जो मेडिक्लेम की पॉलिसी का जो 3 लाख तक का बीमा कवर होता है, उसमें आपका जितना भी अमाउंट बनता है, ठीक है, आपके जो मेडिकल के सारे बिल, इसके बाद जो डिस्चार्ज टिकट और जो मेडिसिन के, इसके बाद आपके जो टेस्ट वगैरह करवाए, वो सारे जो बिल है वो आपको एक पीडीएफ फाइल बना के उसका जो इंस्ट्रूमेंट है, मतलब अमाउंट है, वो आपको डाल देना है। और ये आपको डीडीएस से वेरीफाई करवा के आपको जो जीपीएफ कार्यालय में उसका ऑफलाइन कॉपी जमा करवा देनी है।